रात के ठीक 11 बज रहे थे। लखनऊ के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल के चौथे माले पर सन्नाटा चीरती हुई चीख पुकार मची थी। मैं आईसीयू के बाहर लोहे की ठंडी बेंच पर सिर झुकाए बैठा था, तभी अचानक एक भारी हाथ ने मेरी कमीज का कॉलर जकड़ लिया। तू किस हक से यहाँ मुंह उठाकर आया है रे? मेरे साले रोहन की घमंड भरी आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। मैं खामोश रहा। पिछले 2 सालों से मेरा ऑटोमोबाइल का कारोबार पूरी तरह डूब चुका था। मैं पाई का मोहताज था और इसी वजह से इस रईस सिंघानिया परिवार की नज़रों में मेरी हैसियत एक नौकर से भी बदतर हो चुकी थी। मेरी पत्नी पूजा ने रोते हुए बीच बचाव करने की कोशिश की। भैया छोड़िए उन्हें, पापा अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और आप। तू चुप रह पूजा, मेरी सास गायत्री देवी ने अपनी बेटी को जोर से झिड़क दिया। फिर नफरत भरी नज़रों से मुझे घूरते हुए बोली, अरे ये मनहूस यहाँ हमारे ओंकार जी की फिक्र में नहीं आया है। इसकी नज़र सिंघानिया खानदान के करोड़ों के एम्पायर पर है। सोच रहा होगा कि बुढ़ा टपक जाए तो कुछ भीख इसे भी मिल जाए। वहाँ खड़े तमाम अमीर रिश्तेदार ये सुनकर ठहाके लगाने लगे। हर किसी की आंखों में मेरे लिए सिर्फ जिल्लत थी। रोहन ने झटके से मेरा पुराना बैग खींचा और दूर फर्श पर फेंक दिया। अस्पताल के गार्ड्स के सामने उसने मुझे धक्का देकर सीढ़ियों की तरफ धकेल दिया और चिल्लाया, निकल यहाँ से। इस अस्पताल के फर्श को भी तेरे जैसे कंगाल के कदमों से गंदा नहीं होने दूंगा। मैं जमीन पर गिरा, अपने बिखरे हुए सामान को समेटा, लेकिन मेरी जुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकला, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि शाम को आए एक अनजान फ़ोन कॉल की वजह से रुका था। अस्पताल आने से ठीक 1 घंटे पहले सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के सबसे पुराने चीफ लीगल एडवाइज़र का फ़ोन आया था। उनकी आवाज़ में घबराहट थी। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी, अक्षय बाबू, आज रात चाहे जो हो जाए, अस्पताल से एक कदम बाहर मत रखना। ओंकार साहब का असली फैसला आज ही बाहर आएगा। और इतना कहकर कॉल कट गया था। मैं चुपचाप उठकर कॉरिडोर के अंधेरे कोने में जाकर खड़ा हो गया। अपमान की आग मेरे सीने में धधक रही थी, लेकिन मुझे इंतजार था। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब बुझा और दरवाज़ा खुला। रोहन, गायत्री देवी और बाकी रिश्तेदार पागलों की तरह डॉक्टर की तरफ दौड़े। रोहन ने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं? वसीयत, मेरा मतलब है, उन्हें होश आया क्या? सीनियर सर्जन ने गंभीर चेहरे के साथ चश्मा उतारा और कहा, मरीज की हालत बेहद नाजुक है, लेकिन एनेस्थीसिया के असर में जाने से पहले उन्होंने हमें सख्त हिदायत दी थी कि ये चीज़ फौरन उनके असली वारिस को सौंप दी जाए। रोहन की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने झट से हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लाइए, मुझे दीजिए। मैं ओंकार सिंघानिया का इकलौता बेटा और इस पूरे खानदान का वारिस हूँ। डॉक्टर ने रोहन का हाथ झटक दिया और सख्त आवाज़ में बोले, माफ़ कीजिए मिस्टर रोहन, मिस्टर सिंघानिया ने लिखित में सिर्फ एक नाम दिया है। यह चाबी और सीलबंद दस्तावेज सिर्फ अक्षय को ही दिए जा सकते हैं। पूरे कॉरिडोर में जैसे बिजली गिर गई। हर कोई सन्न रह गया। डॉक्टर सीधे मेरी तरफ बढ़े। उन्होंने मेरे हाथ में एक भारी, प्राचीन पीतल की चाबी और एक लाल लाख की मुहर से सील किया हुआ मोटा लिफाफा रख दिया। उस लिफाफे पर मेरे ससुर ओंकार सिंघानिया की कांपती हुई लिखावट में साफ साफ लिखा था, जिस दिन यह लिफाफा खुलेगा, उस दिन सिंघानिया परिवार को पता चलेगा कि जिस अक्षय को वे बेसहारा समझ रहे थे, असल में पिछले 25 सालों से ओंकार सिंघानिया का पूरा साम्राज्य उसी के पिता के एहसान और दौलत की नींव पर खड़ा था। आज से इस पूरी संपत्ति, कंपनी और हवेली का 70% कानूनी मालिक सिर्फ और सिर्फ मेरा दामाद अक्षय है। रोहन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। गायत्री देवी का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। जो रिश्तेदार चंद मिनट पहले मुझ पर हंस रहे थे, उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने अपनी भीगी आंखों से उस लिफाफे को देखा, फिर धीरे से सिर उठाकर रोहन की आंखों में झांका। अब अस्पताल के उस कॉरिडोर में सन्नाटा था और खेल पूरी तरह पलट चुका था। रोहन का चेहरा गुस्से और डर से तमतमा उठा। उसने एक झपट्टा मारकर मेरे हाथ से वो लिफाफा छीनने की कोशिश की। झूठ है ये सब, यह कोई चाल है। पापा पागल हो चुके थे। इस भिखारी को मैं अपने बाप की फूटी कौड़ी भी नहीं ले जाने दूंगा। लेकिन इससे पहले कि रोहन का हाथ लिफाफे को छू पाता, कॉरिडोर में गूंजती भारी जूतों की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। अस्पताल के मुख्य गलियारे से 4 पुलिस वाले और उनके साथ एक बुजुर्ग, सूट बूट पहने वकील तेजी से आगे बढ़े। ये वही चीफ लीगल एडवाइज़र मिस्टर कपूर थे जिनका फ़ोन मुझे शाम को आया था।
मिस्टर कपूर ने आगे बढ़कर रोहन का हाथ पीछे धकेला और सख्त लहजे में कहा, खबरदार मिस्टर रोहन, अगर आपने मिस्टर अक्षय को हाथ भी लगाया तो इसी वक्त गैर जमानती धाराओं में जेल जाएंगे। ओंकार साहब पूरी तरह होशोवास में थे जब उन्होंने ये वसीयत 6 महीने पहले रजिस्टर करवाई थी। गायत्री देवी घबराहट में आगे आईं, उनकी आवाज़ में थरथराहट थी। कपूर साहब, आप होश में तो हैं? ओंकार का सारा कारोबार, ये अस्पताल, हमारी कोठी, यह सब सिंघानिया खानदान का है। इस सड़क छाप दामाद का इससे क्या लेना देना? मिस्टर कपूर ने अपनी चमड़े की ब्रीफकेस खोली और एक पीली पड़ चुकी पुरानी फाइल बाहर निकाली। सच तो यह है गायत्री जी कि 25 साल पहले सिंघानिया इंडस्ट्रीज दिवालिया हो चुकी थी। ओंकार जी को करोड़ों का कर्ज चुकाने के लिए जेल जाने की नौबत आ गई थी। उस वक्त उनके सबसे जिगरी दोस्त स्वर्गीय दीनानाथ शर्मा, जो अक्षय के पिता थे, उन्होंने अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी, खानदानी जमीनें और सोना बेचकर ओंकार जी के कारोबार को बचाया था। यह सुनकर पूजा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि ये बात मुझे भी आज तक मालूम नहीं थी। मेरे पिता ने अपनी पूरी दौलत खो दी थी और वो गुमनामी में मर गए, पर उन्होंने कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा। मिस्टर कपूर ने आगे कहा, दीनानाथ जी ने एक शर्त रखी थी कि ये बात कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओंकार जी ने उनके इस कर्ज के बदले कंपनी के 70% शेयर दीनानाथ जी और उनके वारिस के नाम एक सीक्रेट ट्रस्ट में डाल दिए थे। ओंकार साहब सिर्फ एक केयरटेकर थे। रोहन के माथे से पसीना बहने लगा था। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, तो क्या हुआ? अब वो मर रहे हैं, हम कोर्ट जाएंगे, हम इस वसीयत को चैलेंज करेंगे। तभी एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने अस्पताल के उस कॉरिडोर में मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा दोबारा खुला, लेकिन इस बार कोई नर्स या स्ट्रेचर बाहर नहीं आया, बल्कि एक व्हीलचेयर बाहर निकली। उस व्हीलचेयर पर ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए खुद ओंकार सिंघानिया बैठे थे। गायत्री देवी की चीख निकल गई, ओंकार जी, आप तो वेंटिलेटर पर थे। ओंकार जी ने कांपते हाथों से अपनी व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया। उनकी नज़रों में अपने बेटे और पत्नी के लिए बेइंतहा नफरत थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अगर मैं आज मौत का ये नाटक न करता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे अपने ही खून ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। रोहन का रंग उड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। ओंकार जी ने अपनी जेब से एक पेनड्राइव निकाली और मिस्टर कपूर के हाथ में दी। इंस्पेक्टर साहब, ये पेनड्राइव देखिए, इसमें आज शाम का सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मुझे दिल का दौरा पड़ा नहीं था, बल्कि मेरे इकलौते बेटे रोहन ने मेरी शाम की चाय में धीमा जहर मिलाया था, ताकि वो रातों रात मेरी सारी जायदाद अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सके। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। पूजा अपने भाई की तरफ नफरत और सदमे से देखने लगी। गायत्री देवी के पैरों से जमीन खिसक गई और वो फर्श पर बैठ गई। ओंकार जी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरा पछतावा था। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, अक्षय बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने अपने दोस्त के साथ किया वादा निभाने में बहुत देर कर दी। मैंने सोचा था कि जब तुम मेरे घर दामाद बनकर आओगे तो मैं तुम्हें राजा बनाकर रखूंगा, लेकिन मेरे ही लालची परिवार ने तुम्हें नौकरों से बदतर समझा और मैं खामोश रहा। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर रोहन की कलाई में हथकड़ी डाल दी। रोहन रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपने बाप के पैरों में गिरने लगा। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन ओंकार जी ने अपनी नज़रें फेर लीं। पुलिस रोहन को घसीटते हुए लिफ्ट की तरफ ले गई। ओंकार जी ने उस पीतल की चाबी की तरफ इशारा किया जो मेरे हाथ में थी। अक्षय, यह चाबी स्विस बैंक के उस लॉकर की है जहां तुम्हारे पिता की असली विरासत और इस कंपनी के पूरे अधिकार रखे हैं। आज से सिंघानिया इंडस्ट्रीज का नया चेयरमैन ओंकार सिंघानिया नहीं, बल्कि अक्षय शर्मा है। चंद मिनट पहले जिस इंसान को कंगाल कहकर लात मारकर बाहर निकाला गया था, आज पूरा अस्पताल और खानदान उसके कदमों में सिर झुकाए खड़ा था। मैंने अपनी पत्नी पूजा का हाथ थामा, जिसने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, और एक नए स्वाभिमान के साथ उस अस्पताल के कॉरिडोर से बाहर कदम बढ़ाया। अस्पताल से बाहर निकलते ही हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका था। जो मीडिया वाले कुछ देर पहले सिंघानिया परिवार के बिखराव की खबर छापने के लिए जमा हुए थे, अब उनकी बंदूकों जैसे कैमरे और माइक मेरी तरफ मुड़े हुए थे। लेकिन मैंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और ओंकार जी को सहारा देकर सीधे उनकी कोठी की तरफ निकल पड़ा। अगले ही दिन सुबह जब मैं, पूजा और वकील मिस्टर कपूर शहर के मुख्य बैंक में पहुंचे तो वहां का माहौल देखने लायक था।
जिस बैंक के मैनेजर ने 2 साल पहले मेरे छोटे से बिजनेस लोन को रद्दी की तरह खारिज कर दिया था, वही मैनेजर आज लाल कालीन बिछाकर हाथ जोड़े बैंक के गेट पर खड़ा था। उस भारी भरकम वॉल्ट के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जब मैंने वो पीतल की चाबी लॉकर में घुमाई तो उसके भीतर सिर्फ दौलत के दस्तावेज नहीं थे। वहाँ एक पुरानी डायरी, कुछ सरकारी बॉन्ड्स और एक सीलबंद काली ऑडियो कैसेट रखी हुई थी। मिस्टर कपूर ने तुरंत उस कैसेट को रिकॉर्डर में लगाया। स्पीकर से गूंजती आवाज ने कमरे में खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। उस रिकॉर्डिंग में मेरे साले रोहन और शहर के सबसे बड़े माफिया सिंडिकेट के बीच की बातचीत थी। रोहन साफ कह रहा था, अक्षय के ट्रकों में आग लगवा दो और उसकी सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ दो। जब वो सड़क पर आ जाएगा तो पापा मजबूर होकर उसकी शादी तोड़ने पर राजी हो जाएंगे और सारा पैसा मेरे पास ही रहेगा। पूजा ये सुनते ही अपने कानों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बर्बादी को मैं पिछले 2 साल से अपनी किस्मत की नाकामी समझ रहा था, वो असल में उसके अपने सगे भाई की रची हुई एक सोची समझी साजिश थी। मेरी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि इंसाफ की आग थी। उसी दोपहर ठीक 2 बजे सिंघानिया इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। रोहन के कुछ करीबी शेयरधारक और गायत्री देवी पहले से ही वहां बैठकर कंपनी पर जबरन कब्जा करने की साजिश रच रहे थे। गायत्री देवी चिल्ला चिल्लाकर सबको कह रही थी, ओंकार अब बूढ़ा हो चुका है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, हम किसी दामाद को ये गद्दी नहीं सौंपेंगे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के भारी शीशे के दरवाजे खुले। सूट बूट में तैयार, चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास लिए जब मैंने हॉल में कदम रखा तो पूरी टेबल पर सन्नाटा पसर गया। मेरे पीछे 2 सीनियर पुलिस अधिकारी और ओंकार जी के निजी सुरक्षा गार्ड्स थे। मैंने सीधे जाकर चेयरमैन की खाली कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। गायत्री देवी गुस्से से कांपते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कुर्सी को छूने की? सिक्योरिटी, बाहर फेंको इसे। मैंने बिना एक शब्द बोले लॉकर से निकली, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग और कोर्ट के ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट्स टेबल पर फेंक दिए। मिस्टर कपूर ने आगे बढ़कर घोषणा की, सिंघानिया इंडस्ट्रीज के 70% शेयर्स अब कानूनी रूप से मिस्टर अक्षय शर्मा के नाम पर हैं। साथ ही पूर्व डायरेक्टर रोहन सिंघानिया के खिलाफ कंपनी में आगजनी और हत्या की साजिश की नई धाराएं जुड़ चुकी हैं और गायत्री देवी, कंपनी के फंड से करोड़ों का गबन करने के आरोप में आपकी गिरफ्तारी का वारंट भी तैयार है। गायत्री देवी के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। वो थर-थर कांपते हुए मेरी तरफ बढ़ीं और मेरे हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगीं, अक्षय बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तो रोहन की बातों में आ गई थी। तू तो हमारा दामाद है, इस घर का बेटा है। मैंने बहुत शांति से अपना हाथ उनके हाथों से छुड़ाया। गायत्री जी, जब मैं अस्पताल के फर्श पर गिरा था और आपका बेटा मुझे लात मार रहा था, तब आपने कहा था कि मेरी कोई औकात नहीं है। आज मेरी औकात आपको सड़क पर लाने की है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये संस्कार मुझे मेरे पिता दीनानाथ शर्मा ने दिए थे, जिन्होंने आपके परिवार को डूबने से बचाया था। मैंने पुलिस की तरफ इशारा किया और कहा, कानून अपना काम करेगा। इन्हें और इनके सभी गद्दार साथियों को इस बिल्डिंग से तुरंत बाहर निकाला जाए। गायत्री देवी को रोते बिलखते हुए पुलिस बाहर ले गई। जो रिश्तेदार और डायरेक्टर्स चंद घंटे पहले मुझे निकम्मा कह रहे थे, वे सब अपनी कुर्सियों से उठकर मेरे सम्मान में सिर झुकाए खड़े थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर की ऊंची इमारतें मेरे सामने थीं। मैंने पूजा का हाथ अपने हाथ में लिया, जिसने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया था। जिस इंसान को दुनिया ने एक रात पहले ख़त्म समझ लिया था, उसी ने अगली ही सुबह अपने बाप की विरासत और अपनी खोई हुई इज्जत को दुनिया के सामने सीना तानकर दोबारा खड़ा कर दिया था। धन का अंधा लालच इंसान से उसकी इंसानियत, रिश्ते और मान सम्मान सब कुछ छीन लेता है। दौलत की हवस में इंसान अपने ही परिवार की पीठ में खंजर घोंपने और अपनों को बर्बाद करने से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन सच यही है कि बेईमानी और धोखे से कमाई गई दौलत कभी किसी को सुख और शांति नहीं दे सकती। इंसान चाहे जितनी भी शातिर साजिशें रच लें, वक्त का इंसाफ जब होता है तो लालची इंसान के हाथ से दौलत, परिवार, समाज में इज्जत और आज़ादी सब कुछ छिन जाता है और अंत में उसके हिस्से सिर्फ जेल की सलाखें, तन्हाई और जिंदगी भर का पछतावा ही रह जाता है। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए पास में दी गई घंटी के निशान बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।